संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। इसलिए जीवन में धैर्य और परिश्रम अवश्य होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। यह वीडियो सहायक अध्यापक अल्टी, टीईटी एवं यूजीसी नेट से संबंधित परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। आज का पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? नहीं है। आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। प्रश्न की भाषा, उसकी शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है, तभी आप प्रश्न को समझ पाओगे और उत्तर सही कर पाओगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की विशेषता कौन सी नहीं है इन 4 विकल्पों में से? नंबर 1, यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। सही जवाब बताना है। वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ो, जवाब देने की कोशिश करो। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। यह ऑप्शन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वर्ष भर यानी पूरे शैक्षणिक सत्र में बच्चों का कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन होता है, परीक्षाएं होती रहती हैं। इसकी वजह से बच्चे के ऊपर भार नहीं बढ़ता, बल्कि वह हर महीने परीक्षाएं देगा तो उससे उसका भार कम होगा और अंत में आसानी से वह परीक्षाओं को पास कर सकता है। दूसरा, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। एकदम सही, अंकों की जगह ग्रेड इसमें दिए जाते हैं। और यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, यानी बच्चे का चहुमुखी विकास इसके माध्यम से होता है। प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन इसके माध्यम से किया जाता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही। यदि हर महीने या 3 महीने में 6 महीने में एग्जाम होंगे तो उससे बच्चे में जो परीक्षा का डर है वह अवश्य ही कम हो जाएगा और बच्चा नहीं डरेगा एग्जाम के डर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। यह गलत है। नंबर 2, प्रश्न को ध्यान से सुन लो और आप भी प्रश्न को पढ़ लो, हल करने की कोशिश करो। यहां पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित नहीं करता है? क्या पूछा गया है? नहीं करता है। क्या नहीं करता है? बड़ी ताकत को। कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है परीक्षा हॉल में, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा गुण किसी शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत को प्रदर्शित नहीं करता है। नंबर 1, गलतियों को स्वीकार करना। यह तो टीचर की महानता है। यदि कोई टीचर गलतियों को स्वीकार कर लेता है तो यह टीचर का गुण है। अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, यह भी टीचर्स का एक गुण है कि किसी भी कॉन्सेप्ट का परीक्षण करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है। तीसरा है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता। और नंबर 4 है उदाहरण प्रस्तुत करना। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता। ये गलत है। ये टीचर्स की बड़ी ताकत नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पूछा गया है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता। यानी यदि टीचर्स प्रबंधन के कार्य में लग जाएगा, यानी मैनेजमेंट के कार्य में लग जाएगा, वो भी पूर्णकालिक रूप से सक्रिय रहेगा, तो इससे नुकसान होगा बच्चों को। क्योंकि टीचर्स का काम होता है टीचिंग करना, पढ़ाना। उसका काम प्रबंधन प्रशासन देखना नहीं होता है।
हाँ वह अंशकालिक रूप से कर सकता है लेकिन पूर्णकालिक रूप से नहीं कर सकता, संस्थागत प्रबंधन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको विकल्पों की भाषा भी समझनी है, शब्दों को भी समझना है, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण के संकुचित अर्थ का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है। फिर क्या पूछा गया है, नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। शिक्षण के व्यापक और संकुचित अर्थ होते हैं। शिक्षण यानी टीचिंग के संकुचित और व्यापक अर्थ होते हैं। संकुचित यानी जो छोटा है यानी नैरो है। तो इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। पहला, विद्यालय में दिया जाने वाला शिक्षण, यह तो संकुचित अर्थ में है। यदि केवल स्कूल में ही टीचिंग करवाई जाएगी तो यह शिक्षण का संकुचित अर्थ माना जाएगा। दूसरा है औपचारिक साधनों का प्रयोग, यह भी शिक्षण का संकुचित अर्थ है। औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, तो औपचारिक साधन शिक्षण के संकुचित अर्थ में आते हैं। तीसरा है जन्म से मृत्यु तक चलने वाला शिक्षण। नंबर 4 है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जन्म से मृत्यु तक चलने वाला शिक्षण। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जन्म से मृत्यु तक चलने वाला शिक्षण का संकुचित अर्थ ना होकर व्यापक अर्थ है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, संकुचित अर्थ। तो विद्यालय में दिया जाने वाला शिक्षण संकुचित है, औपचारिक साधनों का प्रयोग संकुचित है, लेकिन जन्म से मृत्यु तक चलने वाला शिक्षण व्यापक है, यह संकुचित नहीं है। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको प्रश्न की भाषा को समझना है और प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं। टीचिंग प्रोसेस के 3 भाग होते हैं। मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चयन करना किस अवस्था से संबंधित है। टीचिंग प्रोसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चयन करना किस अवस्था से संबंधित है, यह हमें यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज, अंतः क्रियात्मक अवस्था अर्थात इंटरएक्टिव फेज, पश्च क्रियात्मक अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव फेज। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पश्च क्रियात्मक अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव फेज। तो मूल्यांकन आप कब करोगे, पहले तो टीचिंग करोगे, मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, इसलिए पोस्ट एक्टिव फेज यानी पश्च क्रियात्मक अवस्था में ही आप मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चयन करोगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये आपने सुने होंगे। तो मूल्यांकन सबसे अंत में होता है यानी पोस्ट एक्टिव फेज में। यहाँ पर पूछा गया है, यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है जिससे शिक्षार्थी तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकें। किसके अंतर्गत कर सकता है, प्रश्न की भाषा को समझ लीजिए। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूछा गया है शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकता है। वह तर्क कर सकता है, कल्पना कर सकता है और इस माध्यम से समस्याओं का समाधान कर सकता है। कौन, शिक्षार्थी या विद्यार्थी या स्टूडेंट। तो यह किस में आएगा, किस स्तर की विचारशील अवस्था में यह आएगा। बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर या ज्ञानात्मक स्तर। स्तर 3 ही होते हैं, ज्ञानात्मक स्तर नहीं होता है। पहले तो हमें यह ध्यान रखना है, 3 स्तर होते हैं। बोध स्तर होता है यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल और स्मृति स्तर होता है मेमोरी लेवल। तो शिक्षार्थी तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान किस में करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिंतन स्तर में। यानी जहां स्टूडेंट या विद्यार्थी चिंतन करेगा वहां तर्क करेगा और चिंतन में ही आपकी कल्पना भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहीं पर वह समस्याओं का समाधान कर सकता है चिंतन स्तर पर। सबसे पहला आता है स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर, फिर चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यह सबसे ऊपरी स्तर होता है और यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुल 12 प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। यहाँ पूछा गया है विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है।
विश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। यानी एनालिटिकल जो मेथड होता है उसी से संबंधित कौन सा सही नहीं है। यह रटने की विधि है। इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। यह संश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। बताइए विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यह रटने की विधि है। यह गलत है। यह रटने की विधि बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है, एकदम सही। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, यह भी सही है। और यह संश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। आपको पता होना चाहिए ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण से पहले क्या आएगा? विश्लेषण। ठीक है, तो विश्लेषण, संश्लेषण, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह संश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अलग अलग भागों में विभाजित करना, यानी टुकड़े करना, इस प्रकार से विभाजन करना, यह क्या है? विश्लेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 यहां पूछा गया है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? कई बार सिद्धांत आते हैं सामाजिक सीखने से संबंधित, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला है सिगमंड फ्राइड, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है एडवर्ड थॉर्नडाइक, चौथा है अल्बर्ट बंडूरा। इनमें से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह हमें बताना है। बताइए आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये ध्यान में रख लीजिए। सिगमंड फ्राइड का क्या है? मनोविश्लेषणवाद है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। कोहलबर्ग आप जानते हैं अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत है, यानी गेस्टाल्टवाद, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत इनका है, यानी गेस्टाल्टवादी विचारक हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक आप जानते हैं इनका है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। ठीक है, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत है इनका, किसका? एडवर्ड थॉर्नडाइक का, ध्यान में रख लीजिए। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है? आंकड़ों को यानी डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, सारांश या अवबोध। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण में क्या होता है? अलग अलग टुकड़े होते हैं, अलग अलग टुकड़े होते हैं। संश्लेषण में उन्हें जोड़ा जाता है। विश्लेषण में विभाजन किया जाता है यानी बंटवारा किया जाता है, और संश्लेषण में उन्हें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, तो विश्लेषण के बाद क्या आता है? संश्लेषण। उदाहरण के लिए यदि आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, यानी कोई आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, कोई डेटा तैयार कर रहे हैं, जैसे एक में आपने विद्यार्थी का नाम, दूसरे में पिता का नाम, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ, चौथे में कक्षा, इस प्रकार से बनाया अलग अलग जगह, और फिर बाद में आपने उससे सूचना में परिवर्तित किया, यानी उसका संश्लेषण किया। तो संश्लेषण में आप एक बच्चे का एक ही जगह पूरा डिटेल दोगे, बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसकी जन्म तिथि, कक्षा, उसके विषय, ये एक ही जगह अगर मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? संश्लेषण। और यदि अलग अलग जगह रहेंगे, अलग अलग लिस्ट में रहेंगे, तो उसे कहेंगे हम विश्लेषण। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। आंकड़े व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन सूचना एक जगह व्यवस्थित हो सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, लास्ट के 3 प्रश्न और बचे हैं इसके बाद। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभी है? लाभ होगा, ये लाभी और का है।
निम्न में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपने सुना होगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? पहला है समय पर पाठ्यक्रम पूरा होना। पूछा क्या गया है? सर्वोत्तम। ध्यान में रख लीजिए प्रश्न में। समय पर पाठ्यक्रम पूरा होना, कक्षा की उपस्थिति में सुधार होना, शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना, छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना। ये चारों लाभ किसके हैं? विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति के, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लाभ हैं ये चारों। लेकिन हमने इन चारों में से कौन सा बताना है जो सर्वोत्तम होगा, सबसे बेस्ट होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, वह शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर केवल छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित है। तो आपको हमेशा इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर को छात्र यानी बालक के फेवर में ले जाना है, वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये चारों चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लाभ हैं, लेकिन इनमें से सर्वोत्तम कौन सा होगा? शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसमें उन्होंने मन की तुलना किससे की है? मन की, मस्तिष्क की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए जहाज से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, या मानव मस्तिष्क से? बताइए प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना की है। ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने एक समुद्र बनाया और नीचे का जो भाग था, ये नीचे वाले भाग को उन्होंने अचेतन मन और ऊपर वाले को चेतन मन, इस प्रकार से बांटा सिगमंड फ्रायड ने। तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से इन्होंने मन की तुलना की है, ये ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, लास्ट के 2 प्रश्न हैं। यहाँ पूछा गया है, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रत्यक्ष अधिगम यानी डायरेक्ट लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। तो डायरेक्ट लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो क्या लिखा है, सर्वाधिक। सर्वाधिक भी लिखा है और उपयुक्त भी लिखा है। पहला टीम शिक्षण यानी टीम टीचिंग। परिचर्चा विधि, क्या ये हो सकता है? ध्यान में रख लीजिए। तीसरा कौन सा है? उदाहरण विधि। और चौथा है परियोजना विधि। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? यदि आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप अवश्य ही प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, परियोजना विधि। यह सर्वोत्तम होगा, उपयुक्त होगा इनमें से। परियोजना विधि की जगह कई बार वह प्रोजेक्ट मेथड लिख सकता है। तो परियोजना विधि हो या प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पर यह सबसे उपयुक्त होगा। अगर यदि इन 4 विकल्पों में से यहाँ पर कोई भ्रमण विधि लिखा होता या पर्यटन विधि लिखा होगा तब वह सबसे बेस्ट हो जाएगा, तब परियोजना भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर भ्रमण विधि या पर्यटन विधि नहीं लिखा है, तो इसलिए परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड सबसे उपयुक्त होगा इनमें से। ध्यान में रख लीजिए, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पूछा गया है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्न में से क्या विकसित करना सबसे कठिन होता है? फिर क्या पूछा गया? सबसे कठिन। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय किसी 1-2 इंपॉर्टेंट कोड वर्ड्स को पकड़ना है, तभी आप उस प्रश्न के जवाब को अच्छे से समझ पाओगे। यानी एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद यानी डिबेट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्न में से क्या विकसित करना सबसे कठिन होता है? भावनाओं पर नियंत्रण, स्वर का उतार चढ़ाव, अवधारणा निर्माण, उपयुक्त भाषा का प्रयोग। क्या सबसे कठिन होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भावनाओं पर नियंत्रण। ये सबसे कठिन होता है, यानी इमोशन कंट्रोल। बाकी सब
संभव हो सकता है आसानी से, स्वर का उतार चढ़ाव आराम से किया जा सकता है, अवधारणा निर्माण, उपयुक्त भाषा का प्रयोग भी। लेकिन जो इमोशन होते हैं उन पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन होता है वाद विवाद के दौरान, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गुस्सा या झगड़ा ना करे, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि आप डिबेट कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष में, तो हो सकता है वहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है। तो भावनाओं पर नियंत्रण करना यानी अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी चुनौती होगा किसी टीचर्स के लिए, बच्चों को सिखाना। तो आज की वीडियो में हमने कुल 12 प्रश्न हल किए और 12 के 12 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली है और वीडियो अच्छी लगी तो आप बताएं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वस्वी के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।